स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक से पहले सीएम से मिलने पहुंचे लल्लन सिंह। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर लल्लन सिंह मौजूद। शाम 5 बजे होगी पदाधिकारियों की बैठक। तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले जो समय निकल करके बताया जा रहा था वो शाम 4 बजे था, लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है। शाम 5 बजे बैठक होगी और बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। पार्टी नेताओं के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। ये जनता दल यूनाइटेड की नियमित बैठक है और नियमित बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राष्ट्रीय परिषद की होती है और ये नियमित बैठक है। आपका मैनेजमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली पहुंचे हैं ना, अभी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं ना। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड एक है, एक रहेगा। आप चाहे जितना प्रयास कर। मैं सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूं। पार्टी की 2 दिवसीय बैठक है। आज शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल 11 बजे विठल भाई पटेल हाउस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सेकंड हाफ में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कंचन कनौरिया जुड़ चुके हैं। कंचन, फिलहाल किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? शाम 5 बजे बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। बिल्कुल, आपके पीछे हैं कार्यकर्ता। कंचन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बता देते हैं 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक होगी। कंचन एक बार फिर जुड़ चुके हैं। कंचन, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? शाम 5 बजे बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। जी बिल्कुल। देखिए 5 बजने ही वाले हैं और यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता है जो वो मौजूद है और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी लल्लन सिंह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार कार्यकर्ता यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। आप मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार और लल्लन सिंह लगातार पहुंच चुके हैं और जिन बातों को लेकर लगाई जा रही थी शायद उन सभी बातों का खंडन इन लोगों ने किया था, वो सभी सत्य साबित होती नजर आ रही है। ये देखिए आप स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी कि किस प्रकार नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं। जी, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देखिए बैठक 5 बजे शुरू होगी और सभी बातों का खंडन उनके आधिकारिक सूचना कल कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके बाद ही सामने निकल कर आएंगे। फिलहाल बैठक के लिए नीतीश कुमार आ चुके हैं। कंचन, जैसे कि आपने जानकारी दी कि नीतीश कुमार आ चुके हैं, इसके अलावा लल्लन सिंह के भी पहुंचने की खबरें मिल रही है और कौन कौन फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं बैठक के लिए? जी बिल्कुल। देखिए लल्लन सिंह पहले सुबह आए थे, उसके बाद लल्लन सिंह नीतीश कुमार के घर पे गए थे उनसे मुलाकात करने। हालांकि हमारे पास ऐसी खबरें थी कि संजय सिंह, लल्लन सिंह और नीतीश कुमार तीनों कल की बैठक को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है उसकी तैयारियों को देखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे, लेकिन वहां से तीनों लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन अब फिलहाल जेडीयू के दफ्तर केवल और केवल नीतीश कुमार आए हैं, लल्लन सिंह और संजय सिंह भी नहीं पहुंचे हैं, तो अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पार्टी बैठक के लिए नीतीश कुमार
ठीक है कंचन, बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो सकता है, लेकिन इस मंथन से पहले ललन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात, इस मुलाकात में क्या कुछ निकल करके सामने आया? आपके सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी मिल पाई हो? इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई? तो कंचन की आवाज नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में शाम 5 बजे पदाधिकारियों की बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। पहले ये बैठक 4 बजे होनी थी, लेकिन समय में बदलाव किया गया और अब शाम 5 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे दिल्ली में जेडीयू की बेहद ही अहम बैठक। तो देखिए, शाम 5 बजे बैठक होनी है और बैठक से पहले नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं और लगातार पदाधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे बैठक होगी। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए ठीक है, कंचन ने भी हमें ज्यादा जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पर हलचल हो रही है। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं और शाम 5 बजे बैठक होने वाली है। बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर कंचन नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते और बात जापान की कर लेते हैं। जापान में लगे भूकंप के झटके, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुरील द्वीप में आया है तेज भूकंप। रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई 6.3 तीव्रता। अभी तक कोई जानमाल का नुकसान को लेकर के खबर नहीं मिली है। रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई 6.3 तीव्रता। तो जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। कुरील द्वीप में आया तेज भूकंप। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 6.3 तीव्रता रिक्टर स्केल पर दर्ज की गई है। अच्छी खबर ये कि अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। तो कुरील द्वीप में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कतर में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। भारतीयों की मौत की सजा पर लगेगी रोक। कतर में 8 भारतीयों को दी गई थी मौत की सजा। मौत की सजा को कैद में बदला गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। बड़ा बदलाव किया गया है। कतर में 8 भारतीयों को दी गई थी मौत की सजा, लेकिन अब इस सजा को बदल दिया गया है। भारतीयों की मौत की सजा पर रोक लगी है। 8 भारतीयों को दी गई थी मौत की सजा। फिलहाल मौत की सजा को कैद में बदल दिया गया है, ये जानकारी मिल पा रही है। कतर मामले पर एमईए का बयान भी आया है। एमईए की तरफ से कहा गया है कि कतर कोर्ट के पूरे फैसले का इंतजार। कतर में भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत। नोएडा से इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नोएडा में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। ठंड की वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। ठंड की वजह से 2 दिन तक स्कूलों की छुट्टी। 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे स्कूल। नोएडा में 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं डीएम की तरफ से। ठंड और कोहरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। 12वीं तक के स्कूल 29 और 30 दिसंबर को बंद करने का फैसला। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से घना कोहरा पड़ रहा है। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, घना कोहरा सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा में 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो बंद करने का फैसला लिया गया है। 2 दिन तक स्कूलों की छुट्टी ठंड की वजह से।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक गुना भीषण सड़क हादसा हुआ है और आपको बता दें कि यहां यात्रियों से भरी हुई जो बस है वो डंपर से टकरा गई। इस पूरे हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है। हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री शामिल थे। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। तो वहीं पर सीएम ने मृतकों को 4-4 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इस पूरे हादसे में कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। साथ ही सीएम की तरफ से आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है। बस जा रही थी, गुना से आरोन जा रही थी। 8 बजे करीब गुना से निकलती है, 8:30 बजे इतनी आए। एक्सीडेंट हुआ है, डंपर और बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें करीब 30 के लगभग सवारियां थी। 14 लोग तो सही सलामत उसमें से निकल आए और 12 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है। बाकी लोग उनका भी पता चल जाएगा, वो लोग कहाँ है, हो सकता है अपने घर पहुँच गए होंगे। अभी 14 लोग हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। मैं अभी गुना कल जो हादसा हुआ था उनके पीड़ितों से, घायलों से, सभी से मिलकर के आया हूं और मेरे मन में इसकी बड़ी पीड़ा है कि ये घटना बड़ी दुखद हुई है। मध्य प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की जरूरत है तो इलाज भी कराएंगे। दूसरा, जांच समिति का मैंने निर्देश जारी किए। आज वहीं पे स्पॉट पे ही, चूँकि आरटीओ की जवाबदारी थी, उनको गाड़ियों को चेक करना चाहिए था। अगर फिटनेस, अगर अन्य पेपर की कमी है तो स्वाभाविक रूप से उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए, उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने। और चलिए अब सीधा आपको नागपुर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली जा रही है और अब सीधा रैली का ही रुख करते हैं। अम्बेडकर विचारधारा के इस भूमि पर कांग्रेस का स्थापना दिन मनाने का जो निर्णय उन्होंने किया, उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ही शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है। और इस महाराष्ट्र के नागपुर के भूमि में जो हमारे 138 साल के पहले अंग्रेजों के तानाशाह विचारधारा के समाप्त करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ऐसे ही एक तानाशाह प्रवृत्ति आज लोकतंत्र में जो पैदा हुई है, उसका भी खात्मा करने का विचार इसी भूमि से, देश के मध्यवर्ती भाग से पूरे देश में जाने का संदेश ये भूमि से होने वाला है। और इसलिए मैं हमारे नेताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप तालियां बजा के पहले नेताओं का हमारे स्वागत किया। मैं यहां पर उपस्थित हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सीडब्ल्यूसी के सभी हमारे नेतागण, हर राज्यों से आए हुए डीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी नेता, विधायक, सांसद, मैं सबका तहे दिल से इस महाराष्ट्र के पवित्र भूमि पर, जिस भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतिहास रचा, बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही, धम्म चक्र परिवर्तन का आगाज इसी भूमि से किया। ताजुद्दीन बाबा जो हमें एकता का संदेश देते हैं, हिंदू मुस्लिम सब उस दरबार में जाते हैं। ऐसे भूमि पर मैं सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं।
और बड़े पैमाने से यहां पर मेरी माता बहना, मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे सभी युवा साथी यहां पे आप उपस्थित हुए, आपको भी धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार भाइयों को भी मैं स्वागत करता हूं। तो न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा था नागपुर की वो तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर महारैली का आयोजन किया गया, जहां पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी भी है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात भदोही की कर लेते हैं। भदोही में कोतवाली क्षेत्र के नेशनल तिराहा बाईपास रोड के पास टीवीएस शोरूम में गुरुवार की सुबह आग लग गई। आग लगने से पूरा शोरूम जल करके खाक हो चुका है। जबरदस्त कोहरा होने के कारण आग लगने का अंदाजा नहीं लग पाया। वहीं कोचिंग जाते हुए बच्चे जब नजदीक पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पूरा शोरूम जल करके खाक हो चुका था। शोरूम संचालक अमित शुक्ला के अनुसार शोरूम में लगभग 800 गाड़ियां थी। आग के कारण कितना नुकसान हुआ इसका फिलहाल सटीक अंदाजा नहीं लगाया गया, सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगभग 3 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गोपालगंज पहुंचे। यहां राय ने थावे प्रखंड के लखवार पंचायत में लाभुकों से मिलकर भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही लाभुकों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन का वितरण भी किया है। साथ ही शहर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि बिहार सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है उस समय से लेकर अब तक 16 महीने में 4000 से ज्यादा हत्याएं और सैकड़ों अपहरण हो चुके हैं। केवल गोपालगंज में 37 से ज्यादा हत्या, 13 बलात्कार और 5 सामूहिक बलात्कार हो चुके हैं। एक बड़ी घटना मनोज शाह पुजारी की हुई है और पूरा बिहार को हिला। एक अपने गांव के मंदिर का पुजारी और उसकी हत्या हो गई और उस हत्या को भी डाइवर्ट कर दिया गया, उसको दूसरे प्रकरण से जोड़ दिया गया। और जहां तक मैं कल उनसे मिलने गया था, वहां के गांव के लोगों का और कहना है और जिस प्रकार से बिलख बिलख कर उस परिवार के लोग बोल रहे थे, रो रो कर बोल रहे थे, अपने दुख का जो बयां कर रहे थे, इसमें तो बहुत अन्याय हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम पहुंचे ओटीएस हाउस। ओटीएस हाउस पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने ओटीएस हाउस में की है जन सुनवाई, समस्याओं का समाधान देते हुए नजर आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने जनता को दिया आश्वासन। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस हाउस में पहुंचकर तब भारी संख्या में भीड़ ने उनका स्वागत भी किया है। तभी उन्हें नए सीएम बनने पर शुभकामनाएं भी दी गई। उसी वक्त सीएम भजनलाल शर्मा ने ओटीएस हाउस में ही जन सुनवाई भी की है और सीएम ने समस्याओं का समाधान देते हुए भी नजर आए हैं। तो देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम पहुंचे हैं ओटीएस हाउस, जहां पर जन सुनवाई की गई और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया। सीएम अपने अस्थायी भवन में जनता को समस्याओं पर आश्वस्त करते हुए भी नजर आए हैं। तस्वीरें सीएम के अस्थायी भवन की, जहां जन सुनवाई करते नजर आए सीएम भजनलाल शर्मा। तो राजस्थान के सीएम ओटीएस हाउस पहुंचे हैं और ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सीएम भजनलाल शर्मा जनता से मिल करके उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे थे।
कांग्रेस गुरुवार को अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस को लेकर के जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया है। ध्वजारोहण कर उसी दौरान पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, पूर्व मंत्री महेश जोशी और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की सांसों में बसती है। कांग्रेस ने धर्म के नाम पर टकराव कभी नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास बलिदान का इतिहास रहा है। तो वहीं पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट दिया है। जो लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ संकल्प लेने की जरूरत है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। कांग्रेस वो जो देश की सांसों में बसती है, जहाँ लोग भरोसा करते हैं, जहाँ लोगों को लगता है कि ये वो पार्टी है जिसने मेरे देश को आजादी दिलाई, जो लड़ी भिड़ी लेकिन धर्म और जाति के नाम पर कभी टकराव खड़ा नहीं किया, जहाँ धर्म जाति और सब लोगों के बीच में प्यार और प्रेम नजर आता है, वहां कांग्रेस का मंच नजर आता है। आपको पता है भारत का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक है। जब कांग्रेस के मंच पर डिस्कस होती है, देखते हैं लोग, तो लगता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध पूरा तिरंगा पूरे देश को एक साथ समेटे हुए कहीं नजर आता है, तो वो कांग्रेस का मंच है, जहां जाति और धर्म के नाम पर टकराव नहीं है, जो भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, जो भारत को संकल्प के साथ सबसे आगे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसका नाम कांग्रेस है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।